हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल भाई लोग? बढ़िया, सब बढ़िया। आज थोड़ा सा होमवर्क मैं ज्यादा देने वाला हूँ। थोड़ा सा होमवर्क मतलब एक तो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके बीपीएमएस सॉरी एलएन प्लस अकाउंट पर एक तो होमवर्क अपलोड किया है ना। उस होमवर्क में जो आपके एक्सरसाइज है उसके दो चार क्वेश्चन है। साथ ही साथ रेस जो है ना, मैंने रेस वाला मटेरियल डाला था कल, आपने चेक किया होगा। तो वो रेस वाले मटेरियल की कल के होमवर्क में आपने देखा होगा रेस नंबर 1 कंप्लीट लिखा था मैंने। और आज वाले होमवर्क में रेस नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ इजी क्वेश्चंस हैं रेस नंबर 2 के, वो मैंने 1 बाय 1 लिख रखे हैं। आप देख लेना आराम से।
संडे रहेगा आपके पास तो आप थोड़ा कोशिश कीजिएगा, 2 घंटे भी आप बैठेंगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना, और आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा। और तीसरी चीज जो हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे थे, जो हम पढ़ रहे थे, इसकी यहाँ पर बात स्टार्ट करते हैं। जो कॉन्सेप्ट्स है, एक्चुअली 7 8 9 कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर सीखे हैं। तो मैं चलो कर देता हूँ, एक बार रिवीजन यहाँ पर आपका करवा देता हूँ। एक पेज लेकर यहाँ पर देखिए, फटाफट फटाफट से छोटी छोटी सी बातें हो जाएंगी तो अपने को थोड़ा अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है, ये चल नहीं रहा है। दो मिनट। आप सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं अपनी साइड से कर रहा हूँ कोशिश, ठीक है।
चाल तो छोटी वाली चाल कीजिए, अब कहेंगे पेंसिल में चाल की पेंसिल और कहाँ से वो लो डब्बू दे दो हमने ऊपर दोनों। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सॉरी, थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। हेलो। तो हमने यहाँ से क्या करना है कि ये जो फलन है, ये फलन x इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी प्लस टू जो है, अब इसको अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे किस तरीके से कि हम लिख सकते हैं इसको x इज इक्वल्स टू टी प्लस टू की घात 1/2। ठीक है, x इज इक्वल्स टू टी प्लस टू की जो पावर हो जाएगी वो 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से ये जो पावर है, इस पावर के लिए अपने को यहाँ पर बात करना है कि हमें किस प्रकार का जो चेन रूल है वो किस प्रकार का चेन रूल अपने को यहाँ पर लगाना है। घात वाला, जिसमें हमारा काम क्या होता है, इस प्रकार से ये t+2 है, इस पूरे t+2 को हम एक कोई फलन मान लेते हैं और ये जो घात होती है, ये जब यहाँ पर अवकलन करते हैं dx/dt करेंगे तो ये घात आ जाएगी आगे, और यहाँ ये हो जाएगा कि जो t+2 है, इस t+2 की घात हो जाएगी एक कम। और बस हमारा एक काम आगे ये होता है कि जिसको हमने एक कोई फलन माना है, यानी जिसको अपन ने हाईलाइट कर रखा है ना t+2, इसका अवकलन करके यहाँ पर जरूर लिखा जाता है। तो ये इसका अवकलन करके हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारा हो जाएगा 1/2 और t+2 की पावर -12, और ये हो जाएगा 1/2 t+2 की पावर हाफ, और इस तरीके से ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट t+2। ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो मैं रिवीजन की बात कर रहा था, तो उसके लिए जो मैंने यहाँ पर पेज लिया था, मैं एक बार अब उसकी बातें करना स्टार्ट करता हूँ कि जब अपन यहाँ पर कहते हैं y नियतांक है, अकेला नियतांक, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर ताकि तो उस स्थिति में जब आप dy/dx की बात करते हैं तो आंसर कितना आएगा, 0।
हम यहाँ पर ये भी बात करते हैं कि y जब हमारा x की घात n का फलन है, तो जब अपन यहाँ पर अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, n x की घात n-1। हमने यहाँ पर कहा था कि y अगर इस प्रकार से c गुणा x की घात n है, तो dy बाई dx करेंगे तो c अपनी जगह पे रहेगा और x की घात n को बिल्कुल उसके अपने तरीके से यहाँ पर अवकलन हम कर देंगे। इसी प्रकार से ये sin x हो, ये cos x हो, ये tan x हो, ये e पावर x हो और ये ln x हो, तो इन सब के लिए जब यहाँ पर dy बाई dx करेंगे तो sin x का क्या हो जाएगा, cos x, और यहाँ cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, e पावर x का e पावर x और ln x का 1/x। फिर इसी तरीके से अपन ने यहाँ पर बात की नंबर 5 पर कि यदि हमारे पास ये जोड़े के रूप में है, मतलब y बराबर u प्लस माइनस b प्लस माइनस w, तो हमने क्या कहा कि जब यहाँ पर अवकलन किया जाता होगा तो सबसे पहले आप u का अवकलन कर देंगे, फिर उसके बाद जो भी चिन्ह है उसको लगाकर v का अवकलन कर देंगे, फिर जो भी चिन्ह है उसको लगाकर w का अवकलन कर देंगे, ऐसा। उसके बाद हमने ये देखा कि y अगर यहाँ पर u गुणा v के फलन के रूप में है तो जब अवकलन किया जाएगा तो इसके अवकलन के लिए यहाँ पर क्या होगा, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, तो क्या होगा, प्रथम पद एक बार वैसा का वैसा ही रख लो और द्वितीय पद का अवकलन कर लो, और एक बार द्वितीय पद को वैसा का वैसा ही रख लो और प्रथम पद का अवकलन कर लो। इसी तरीके से जो हमने यहाँ पर सीखा था y बराबर u बाय v, इसके लिए क्या कहा था कि dy बाई dx अगर है तो यहाँ पर हर से स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को हर से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा v और ये हो जाएगा du बाय dx, और फिर यहाँ लग जाता है माइनस और यहाँ हो जाएगा अब की बार u और ये हो जाएगा dv बाय dx, इस प्रकार से। अब अपने को फिर इसके बाद वो चेन रूल, पावर चेन रूल, इस तरीके की हमने बातें की थी, हमने कहा था ना चेन रूल, पावर चेन रूल, तो उनको आप एक बार खुद से देख लेना, ये फॉर्मूला के हिसाब से कंप्लीट बातें यहां पर हो गई। एक और ये सवाल है, अब इसको कैसे यहाँ पर अवकलन किया जाए, ध्यान से देखना, थोड़ा सा अलग रहेगा तो आप सुन लीजिएगा, पहले एक बार सुन लीजिएगा कि जैसे यहाँ पर आपको पता है जो ये x है ये किस चर का फलन है, तो आप कहेंगे कि सर ये x जो है ना ये t का फलन है। अम्मी अम्मी इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा फलन है, ये दूसरा फलन यहाँ पर है, ये भी y जो है ये भी समय t का फलन है। अब यहाँ पर क्या बात आती है कि अगर अपने को dy बाय dx पता करना है तो आप थोड़ी सी समस्या को फील करने की कोशिश करें बेटा, कि अगर मैं यहाँ पर इस x का अवकलन करता हूं तो x वास्तव में किसका फलन है, t का फलन है, तो हम यहाँ पर इस x को किसके सापेक्ष अवकलित कर सकते हैं, t के सापेक्ष अवकलित कर सकते हैं। यहाँ जो y है ये भी t का फलन है, तो जो y का अवकलन होगा वो भी t के सापेक्ष होगा, पर हमें तो dy बाई dt भी नहीं निकालना, dx बाई dt भी नहीं निकालना, हमें तो dy बाई dx निकालना है। तो करना क्या है, पहले dx बाई dt निकाल लें, तो जैसे ही आप dx बाई dt निकालेंगे a अपनी जगह हो जाएगा और t की घात 4 जो है ना इसका अवकलन हो जाएगा 4 t की घात 3,
और इसी तरीके से y का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये b अपनी जगह पे रह जाएगा और t क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3t⁻²। इसको आप यहां पर दे दो समीकरण 1 और इसको यहां पर दे दो समीकरण 2। अब क्या करो, आप समीकरण 2/1 कर दो, और जैसे ही आप समीकरण 2/1 करोगे तो आपको यहां से मिलेगा, देख लो ध्यान से, देख लो ध्यान से, dy/dt, और यहां नीचे मिलेगा आपको dx/dt। यहां ऊपर आपको मिलेगा 3b t² और यहां आपको मिलेगा 4at³। और क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये जो dt है, ये जो भिन्न में dt है, ये dt से dt आप काट सकते हो, तो आपको वास्तव में यहाँ पर क्या बचता हुआ मिलेगा, dy/dx। और यहां भी ये t की 2 घातों को आप काट सकते हो, तो यहां पर आपको मिलेगा 3b ऊपर, 4a और t नीचे। हाँ जी बिल्कुल, 3b/4at। आप कहेंगे क्या अवकलन में ऐसा संभव है, ऐसा कर सकते हैं? तो बिल्कुल बेटा, ये उसी बात का परिचय है कि आपको ऐसा करने की अनुमति है, आप ऐसा कर सकते हैं। सही बात। तो चलिए, ये यहां तक जो हमने सीखा है, यहां तक के जो भी कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं, उनके ऊपर मैंने आज के तारीख में ये आपको एक होमवर्क दिया है। ये जो मैंने अकाउंट पे अपलोड किया है उस होमवर्क से अलग है, और ये है कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आपका रिवीजन। तो ये आज आपको अटेम्प्ट करना है अपनी साइड से, और इसमें 15 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, इनके आंसर्स एज पर रूल अपन मंडे को डिस्कस करेंगे। मंडे को मैं इनके आंसर्स सेंड करूंगा, आप इनको सबको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, बात हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम यहां पर बात करते हैं कि शुरुआत से काफी सारे लोग हैं जो एक सवाल शायद सोच रहे हो कि सर ये अवकलन जो है, ये अवकलन होता क्या है। तो वैसे तो मैं मोटी मोटी बातें पहले ही डिस्कस कर दिया था। मोटी मोटी बात मतलब संडे को टेस्ट मॉक टेस्ट है बेटा युवराज। संडे को सिर्फ ऐसा टेस्ट है जो आपको सिखाएगा कि लॉगिन कैसे करते हैं, ऑप्शन कैसे भरते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने होते हैं, क्या प्रोसेस रहेगा, कॉपी पेन लेकर किस तरीके से अपन जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो सबका एक आइडिया है। आपका असली माइनर टेस्ट 4 तारीख को है। दोबारा ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, दोबारा ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा। आपका टेस्ट 4 तारीख को है माइनर। थैंक यू। अब यहां पर बात है कि ये जो अवकलन है इसका भौतिक अर्थ क्या है। भौतिक अर्थ मतलब वास्तव में हम इसको कहां कहां पर इसके उपयोग लिए जाते हैं, वास्तव में कहां कहां इसको हम अप्लाई होता देखेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ एप्लीकेशंस हैं उन पर यहां पर आपसे बात करता हूं कि इसका भौतिक अर्थ तो क्या है, कि इसका भौतिक अर्थ है किसी x के सापेक्ष y में परिवर्तन की तात्क्षणिक दर ये होता है। कहते हैं ना y में x के सापेक्ष परिवर्तन की तात्क्षणिक दर, इसको लिखा किससे जाता है, dy/dx से। यानी कोई एक राशि है y, कोई एक राशि है जिसका दूसरी राशि जो कि यहां पर क्या है x के सापेक्ष तात्क्षणिक परिवर्तन की दर की बात करता है। तात्क्षणिक परिवर्तन की दर की बात करता है, और ये यहां पर अल्प परिवर्तन का अनुपात है। हमने कहा भी तो था ना कि जब अगर आप यहां पर Δy/Δx बताते हैं तो ये औसत ढाल होता है, या ये औसत परिवर्तन की दर होती है।
और यहां पर जब हम अवकलन की बात करते हैं तो ये अल्प परिवर्तन की दर की बात करता है। y में अल्प परिवर्तन की दर की बात करता है x के सापेक्ष। दूसरा यहां से काम क्या रहेगा, दूसरा काम कुछ इस प्रकार से रहेगा कि हम तात्क्षणिक ढाल भी यहां पर अवकलन के माध्यम से निकाल सकते हैं। तीसरा काम यहां पर कुछ इस प्रकार से रहेगा कि उच्चिष्ट निम्निष्ट एक कॉन्सेप्ट आएगा आगे, उच्चिष्ट व निम्निष्ट ज्ञात करना, ये भी यहां पर अपना काम रहेगा। तो मैं आगे बढ़ता हूं फटाफट से और पहले अनुप्रयोग पर बात करता हूं। ये फर्स्ट अनुप्रयोग है जिसमें हम कहते हैं कि किसी एक चर के सापेक्ष दूसरे चर में परिवर्तन की दर कैसे हम यहां पर अवकलन के माध्यम से ज्ञात करते हैं। बहुत बेहद आसान सवाल, बस आपको थोड़ा सा सुनना है और क्वेश्चन की इस लैंग्वेज को फील करना है। इस सवाल में कहा है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल a इसकी त्रिज्या के साथ इस प्रकार से दिया जाता है। अपने को सबको पता है कि किसी वृत्त के लिए जो क्षेत्रफल होता है वो a पाई आर स्क्वायर से हम सब लिखते हैं। अब ये जो संबंध है a यानी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, जिसमें हमें पता है कि अगर मैं त्रिज्या को परिवर्तित करता जाऊंगा तो मुझे यहां पर क्षेत्रफल में लगातार परिवर्तन होता नजर आएगा। अब दूसरी चीज यहां पर क्या है, दूसरी चीज यहां पूछा क्या जा रहा है, ये तो वो संबंध है जो मुझे दिया गया है, जो मुझे पता है, नहीं भी दिया जाता तो भी मुझे पता होता। अब सवाल क्या है यहां पर कि त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल किस दर से परिवर्तित होता है, अर्थात किसमें अपने को परिवर्तन की दर बतानी है। क्षेत्रफल ए में किसके सापेक्ष, त्रिज्या आर के सापेक्ष। तो वास्तव में आपको बताना क्या है, तो समझ पा रहे हैं, वास्तव में आपको बताना क्या है, डी ए बाय डी आर। अर्थात इस डी ए बाय डी आर का मतलब क्या है, ए का आर के सापेक्ष अवकलन, ए का आर के सापेक्ष अवकलन, ए का आर के सापेक्ष अवकलन। तो जो ए है वो ए क्या है, ए वास्तव में क्या है, तो आप देख पा रहे होंगे ए वास्तव में पाई आर स्क्वायर है। और इस पाई आर स्क्वायर का अवकलन जब सब लोग करेंगे तो क्या होगा, पाई, पाई एक नियतांक है। तो हम क्या कहते हैं कि अवकलन की प्रक्रिया में जब नियतांक किसी चर के साथ आता है, किसी फलन के साथ आता है, तो पाई बाहर आ जाएगा और यहां पर अंदर क्या बचेगा जिसका अवकलन करना है, तो आप कहोगे कि सर अंदर आर स्क्वायर बचेगा जिसका अवकलन करना है। अब ये जो आर स्क्वायर है इसका अवकलन कैसे किया जाएगा, तो आर स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, बोलो फटाफट। आर स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2r, बिल्कुल वही घात आगे आ जाएगी और यहां पर इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर अपनी क्या हो जाएगी, 2 पाई आर। और अपने को ये परिवर्तन की दर किस क्षण पर बतानी है, ये सबसे बड़ा सवाल ये है, किस क्षण पर। क्यों, क्योंकि ये क्या होती है वास्तव में, ये तात्क्षणिक दर होती है ना। तो अपने को ये डी ए बाय डी आर वास्तव में जिस क्षण पर बताना है वो क्षण क्या है, आर बराबर 10, आर बराबर 10 पर अपने को ये तात्क्षणिक दर बतानी है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 2 पाई और आर की जगह रख देंगे 10 मीटर। तो कितना आंसर आ जाएगा यहां से, 20 पाई, 20 पाई। अब इसकी इकाई क्या होगी, यूनिट, इसकी यूनिट बताऊं तो ये क्या है वास्तव में, अंश में क्या है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और हर में क्या है, त्रिज्या, तो नीचे यहां पर इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। तो इसकी इकाई हो जाएगी 20 पाई मीटर स्क्वायर प्रति मीटर। अब आप कहेंगे सर 1 मीटर से मीटर काट दें, तो काट सकते हैं, पर फिलहाल इसको वैसे ही रखिए, ऊपर मीटर स्क्वायर ही रहने दीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अंश में क्षेत्रफल है
और हर में मीटर ही रहने दीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि अंश में त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन को हम व्यक्त कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब यहां से ये 20 पाई को आप सॉल्व कर सकते हैं 3.14 रख के। तो कितना आ जाएगा ये 3.14 रखते ही कितना आ जाएगा 62.8 मीटर स्क्वायर प्रति मीटर। आई बात समझ में, या किसी को चाहिए कि दोबारा सर एक बार समझ नहीं आया? ये सिंपल सी बात है। क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का आर के सापेक्ष अवकलन करना है। अवकलन तुरंत करोगे तो आपको 2 पाई आर मिल जाएगा और आर का मान रखना है, बस और कुछ नहीं करना। क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, उसका आर के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो हो गया 2 पाई आर, और उसमें 2 पाई आर में आर का मान कितना रखना है 10, क्योंकि सवाल यहां पर दिया हुआ है जिसमें त्रिज्या 10 मीटर हमसे कह दी है। ठीक है, एक सवाल और आगे बढ़ाते हैं। अब इस सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन है, एक बार आप थोड़ा सा अपने लेवल पे सोचने की कोशिश करें। थोड़ा सा परिवर्तन है। इसको एक बार अपने लेवल पर सोचने की कोशिश करें। पहली लाइन जो है इसका मतलब मैं बता देता हूं, आप लोग अपने हिसाब से ट्राई करते रहें। इसमें कहा है एक घन की भुजा 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से परिवर्तित हो रही है। तो मान लेते हैं घन कुछ इस प्रकार से, और इस घन की भुजा हो गई ए, छोटा ए, और अपने को क्या दिया हुआ है घन की भुजा में परिवर्तन की दर, अर्थात डी ए बाय डी, किसके सापेक्ष है ये परिवर्तन की दर? तो आप यहां पर एक बार इसको देखो, इस वैल्यू को देखो, 4 मीटर प्रति सेकंड। अर्थात यहां से अपने को समझ आ रहा है कि ये समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर है, जो कितनी दी हुई है 4 मीटर प्रति सेकंड दी हुई है, समीकरण 1। और अपने से अब क्या कहा है कि इसका आयतन, आयतन को व्यक्त कर सकता हूं v से, तो अपने को कहा है कि आयतन v में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। आयतन v में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो आयतन v वास्तव में क्या होता है? आयतन किसी किसी घन का a क्यूब होता है ना। तो अपने को वास्तव में यहां पर क्या ज्ञात करना है, तो ध्यान से देखना, इस a क्यूब में परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करनी है। अब थोड़ा सा यहां से ध्यान देना बेटा, सब लोग यहां से ध्यान दे लेंगे फटाफट से, सब लोग जिसका आंसर आ गया वो भी शांत बैठ जाओ, तुरंत इधर देख लो कि यहां पर ये वास्तव में आपको, यहां पर वास्तव में आपको इस a क्यूब का अवकलन करना है t के सापेक्ष। अब मुसीबत है यहां पर, मुसीबत है, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आपको अवकलन तो करना है a क्यूब का, आपको अवकलन तो करना है a क्यूब का, परंतु किसके सापेक्ष करना है? वो है t। तो प्रक्रिया क्या रहती है ध्यान से समझ लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। एक बार की बात है, एक बार कर लिया तो हर बार आप बेशक इस तरीके को यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो a क्यूब का अवकलन होता है बेटा 3a स्क्वायर। अब जो ये डिफरेंस है ना कि ऊपर तो a का पद लिखा हुआ है, नीचे t का पद लिखा हुआ है, तो इसको
इसको सॉल्व करने का तरीका रहता है आगे कि जो आपने ए माना है अब आप उसको dA/dt करके यहां पर अंत में लिख देंगे गुणा में। मतलब जिस प्रकार से ए क्यूब का अवकलन होता था वो तो कर ही दिया, जिस प्रकार से ए क्यूब का अवकलन होता था वो तो हमने कर ही दिया। ए क्यूब का अवकलन 3a², ए क्यूब का अवकलन 3a², पर साथ में हमने उस ए को टी के सापेक्ष अवकलित करके यहां पर दोबारा से आगे गुणा करके लिख दिया है। अर्थात अब अपना अवकलन पूर्ण हो चुका है और अपना आंसर यहां से आ जाएगा कि ये तो है वास्तव में 3a² इंटू और dA/dt का मान समीकरण 1 में दिया हुआ है। ये जो पहली लाइन थी ना ये इसीलिए दी हुई है ताकि आप इसका इस्तेमाल कर पाओ। ए का टी के सापेक्ष अवकलन का मान अपने को सीधा सीधा यहाँ पर 4 दे रखा है, तो आपने इस मान को यहाँ पर 4 रख दिया और कितना हो गया ये, तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 12a²। अब ए का मान यहाँ पर अपने को कितना दिया हुआ, यानी उस क्षण पर भुजा कितनी दी हुई है, तो उस क्षण पर भुजा दी हुई है 2 मीटर। तो यहां से ये हो जाएगा डी आयतन मतलब v अपॉन dt इज इक्वल्स टू 12 और ए की जगह हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा 48। और ये क्या है, आयतन की इकाई क्या होती है, मीटर क्यूब प्रति सेकंड। आयतन की इकाई होती है बेटा मीटर क्यूब प्रति सेकंड। सक्षम बिल्कुल सही आंसर है। भावना बेटा यहाँ पर बस इकाई को ध्यान से देखते, क्योंकि आप यहाँ पर इसको क्या कर रहे थे, आयतन के परिवर्तन की दर निकाल रहे थे ना, तो अंश में आयतन लिखा हुआ है आपने, है ना, और नीचे हर में समय लिखा हुआ है, तो मीटर क्यूब आएगा। खुशवंत का कहना है dA/dt से गुना क्यों किया। बेटा अभी हाल फिर मैं क्या बता रहा था, ऐसे थोड़ी ना चलेगा कि मैं आंसर लिख के कंप्लीट कर दूंगा फिर आप कहोगे dA/dt से गुना क्यों किया। नहीं बेटा ऐसे नहीं, गलत बात है ये, गलत बात है। मैं इतनी देर से समझा ही वही रहा था और आप जैसे ही समझा के कंप्लीट होता है फिर उसी चीज को पूछ लेते हो, इसका मतलब आप सुन ही नहीं रहे हो, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब लोग खुद से ट्राई करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3। ये दो चीजें हैं जो आपको ज्ञात करनी है और जो चीज दी हुई है वो दी हुई है त्रिज्या में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। कैसे पता समय के सापेक्ष, तो यूनिट देख लो, 4 मीटर प्रति सेकंड है, अर्थात समय के सापेक्ष वो परिवर्तन की दर दी हुई है।
अब आपको यहां पर इसके क्षेत्रफल में और आयतन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर बतानी है। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्षेत्रफल, किसी गोले के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? किसी गोले के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? किसी गोले के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है 4πr²। और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3πr³। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहां पर इस dA/dt के लिए काम कर लेते हैं। dA/dt, तो अपन यहां से जानते हैं कि d/dt और अवकलन a का करना है, और a क्या है? 4πr²। अब क्या हो जाएगा जब अपन यहाँ पर dA/dt करेंगे? आसान सी बात है, अभी तक अपन ने कुछ किया नहीं है, अभी तक तो मैं बस सवाल को जमा रहा हूं। और आपको पता है कि ये जो 4π है ये नियतांक है, तो ये अवकलन के बाहर आ जाएगा। तो ये 4π अवकलन के बाहर आ जाएगा नियतांक, और वास्तव में यहाँ पर d/dt बचेगा किसका? r² का। अब ये पिछले सवाल वाली ही समस्या है, ये पिछले सवाल वाली ही समस्या है कि r² को अवकलन करना है पर t के सापेक्ष। तो जो लोग पूछ रहे थे ना कि सर दोबारा से समझा दो, मैं समझा रहा हूं बेटा, दोबारा से ध्यान से देख लो कि यहाँ पर जो हमारे सामने समस्या है वो ये r² है, जिसका t के सापेक्ष अवकलन करना है। और इसकी प्रक्रिया क्या रहती है? प्रक्रिया रहती है 4π तो अपनी जगह पे रहेगा ही रहेगा, r² का t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो पहले आप r² का सामान्य अवकलन जो हम करते हैं, क्या होता है? r² का नॉर्मल अवकलन 2r, वो कर देंगे। साथ ही साथ अब यहाँ पर dr/dt करके यहाँ पर लिख देंगे। ये है हमारी इस प्रोसेस का पार्ट, कि जिसको आपने पहले r² को रैंडम मानकर उसका अवकलन कर दिया, और अवकलन करके r² को 2r लिख दिया। परंतु हमने देखा है कि यहाँ पर पद जो है वो r का है, और अवकलन हम t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो उस r के t के सापेक्ष अवकलन को गुणा करके जरूर लिखा जाएगा। ये यहां से हम कभी भी भूलेंगे नहीं, ऐसा। अब इस सबको समेटेंगे, तो सबको समेटने पर ये क्या आ जाएगा? 8πr इंटू dr/dt, और जो dr/dt है उसका मान है 4, है ना? तो 4 है तो कितना हो जाएगा? 32πr। और r जो अपने को दे रखा है वो कितना दे रखा है? 2 मीटर उस क्षण पर, तो ये कितना हो जाएगा? 64π। और ये क्या है वास्तव में? क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। आंसर नेत्रापाल ने लिखा है 100.48। नहीं बेटा, 100.48 नहीं आएगा, ज्यादा आएगा। आपने आर का मान तो रखा ही नहीं। आर का मान जैसे ही अपन ने यहाँ पर 2 रखा, 64π हो गया, और 64π लगभग लगभग 200 के आसपास आ जाएगा, जहां तक मुझे अंदाजा है। ये 64π जो है ये लगभग 200 के आसपास कुछ मान देगा, है ना? छोड़ दो, आप यहाँ पे छोड़ दो, ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। अपना 64π बिल्कुल सही आंसर है। अब सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं। अब सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है अपना? dv/dt। dv/dt। और आप यहां पर जानते हैं कि v आयतन कितना है, तो आप कहेंगे 4/3πr³। फिर क्या करना है? जो नियतांक है वो बाहर आ जाते हैं, तो 4/3 बाहर आ गया, और यहां पर कितना बचा? r³। अब क्या किया जाएगा? क्या प्रोसेस हम यहाँ पर अपनाएंगे? तो वही प्रोसेस हम यहाँ पर अपनाएंगे। समस्या सेम है यहाँ भी, कि ऊपर r³ है और नीचे यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो क्या हो जाएगा यहां से? ये हो जाएगा 4/3π अपनी जगह पे। r³ का अवकलन क्या लिख दिया जाएगा? तो आप कह दोगे सर 3r² लिख दो, पर इसको dr/dt से आगे गुणा कर दो। तो जैसा आपने कहा वैसा हमने यहां पर कर दिखाया। अब इसको समेटेंगे, इसको समेटेंगे,
तो कैसे होगा, 3 से 3 हम काट देंगे और ये यहां पर हो जाएगा 4 पाई, आर का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, और डी आर बाई डी टी कितना है, तो डी आर बाई डी टी अपना यहाँ पर है 4। तो ये कितना हो जाएगा यहां से 64 पाई, और इकाई क्या आ जाएगी इसकी, मीटर क्यूब प्रति सेकंड, ऐसा। उम्मीद करता हूं थोड़ा तरीका अलग है, थोड़ा पैटर्न नया है, पर जहां जहां पर हमने नई बात की है वहां वहां पर मैंने हाइलाइटर से हाईलाइट किया हुआ है, और उस हाइलाइटर से हाईलाइट की हुई चीज को आपको अब आगे के लिए हमेशा याद रखना है। जब भी होमवर्क में कोई क्वेश्चन आप देखो, इस तरीके से आप देखो, तो आपको समझ में आना चाहिए। यहां पर मैंने 3 उदाहरण बताए, 3 उदाहरणों में पहले उदाहरण में ये समस्या नहीं थी, क्यों, क्योंकि वहां पर क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछी थी त्रिज्या के सापेक्ष। तो क्षेत्रफल भी त्रिज्या का फलन होता है और उसका त्रिज्या आर के सापेक्ष ही अवकलन करना है, तो वहां ऐसा अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। पर सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 में हमें ये सब करने की जरूरत पड़ी है, तो ये आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप इनको मार्क करेंगे और तरीके से एक बार इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अपन यहां पर बढ़ते हैं और एप्लीकेशन 2, इसके प्रयोग 2 पर आते हैं। जो हम यहाँ पर अवकलनों की बात करते हैं, क्या इस अवकलन का मतलब तात्क्षणिक ढाल भी होता है, तो हमने शुरू से ही कहा है, हमने तो ये बात अवकलन शुरू करने के पहले ही कह दी थी कि जो डी वाई बाई डी एक्स है, ये डी वाई बाई डी एक्स तात्क्षणिक ढाल को भी व्यक्त करता है। कि किसी ग्राफ के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचो, कि किसी ग्राफ के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचो और वो स्पर्श रेखा कितना ढाल वहां पर व्यक्त कर रही होगी, ये हमें पता लग जाता है। तो ग्राफ क्या हमें दिया हुआ है बेटा, ग्राफ अपने को दिया हुआ है और अपने को स्पर्श रेखा का ढाल निकाल रहा है। स्पर्श रेखा का ढाल ज्ञात करना है और स्पर्श रेखा का ढाल होता है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, समझ रहे, स्पर्श रेखा मतलब तात्क्षणिक ढाल, स्पर्श रेखा। क्योंकि जब हमने कहा था दो बिंदुओं को काटती हुई अगर कोई रेखा होगी, जिसको अपन जीवा कह सकते हैं, तो उसके थ्रू तो हमें क्या मिलता है, औसत ढाल मिलता है। हमने स्पर्श रेखा के ढाल की बात की है, तो डी वाई बाई डी एक्स हम यहां पर लिखते हैं। और डी वाई बाई डी एक्स कर दो, जो वाई दिया है ये क्या दिया है, डी वाई बाई डी एक्स कर दो फटाफट से, पहले पहले सब लोग डी वाई बाई डी एक्स कर दो। वाई आपके सामने ऊपर दिया हुआ है, y दिया हुआ है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x, और 2x का अवकलन क्या हो जाएगा, तो 2x का अवकलन हो जाएगा 2, और 4 का अवकलन क्या हो जाएगा 0। भाई हमें पता है ना, एक्स स्क्वायर, जब भी हम किसी x की घात n वाले पद का अवकलन करते हैं तो घात एक कम हो जाती है, प्रत्येक पद में से एक घात कम कर दो, तो जो घात 2 वाला था वो घात 1 वाले में बदल जाएगा, जिसमें घात 1 थी उसमें घात 0 हो जाएगी, यानी उसमें से वो पद ही हट जाएगा, तो 2x में से सिर्फ क्या बचेगा 2, और जो 4 है जिसमें x की घात है ही नहीं, वो खुद पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो यहां से स्पर्श रेखा का ढाल आ चुका है क्या, 2x प्लस 2। अब ये अपने को किस क्षण पर ज्ञात करना है, तो प्रथम क्षण जो हमें दिया, प्रथम जो स्थिति दी हुई है, प्रथम स्थिति अपने को जो दी हुई है, वो प्रथम स्थिति है x बराबर 1 पर ढाल। तो x बराबर 1 पर ढाल निकालना है, तो ये ढाल का पूरा फलन आपके सामने है। ढाल किस प्रकार से लिखा जाता है, ये पूरा का पूरा फलन आपके सामने है। अब x बराबर 1 पर बात कर रहे हैं, तो x बराबर 1 रख दो, और अगर x बराबर 0 पर बात कर रहे हैं तो x बराबर 0 रख दो। बेटा आप स्पर्श रेखा का ढाल ज्ञात कर चुके हैं,
बस आपसे अब जैसे ये कहा जाए कि x बराबर 1 पर तो x का मान 1 रख दो, x बराबर 0 पर x का मान 0 रख दो, x बराबर 2 पर x का मान 2 रख देंगे। अच्छा सॉरी, ठीक है, ओके, अभी ठीक है। तो x बराबर 1 पर जैसे ही अपन ने यहां पर रखा, अपना ढाल का मान आ गया 4, और जैसे ही x बराबर 0 रखा, ढाल का मान आ गया 2। ये दोनों अपने आंसर हो गए। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ रही होगी। आई होप चीज आपको समझ में आई होगी, थोड़ी थोड़ी क्लियर है। एक और सवाल आप खुद से करेंगे, खुद से करेंगे। चलो, ये रहा आपका अगला सवाल। कितना आएगा? -√2 माइनस, कुछ लोग जैसे ही मैं ढाल पूछता हूं तो वो थीटा बताने लगते हैं। बता, ढाल क्या होता है? थीटा होता है या टेन थीटा होता है? बस एक सवाल का जवाब दे दो, ढाल थीटा होता है या टेन थीटा होता है? थीटा तो वो कोण है, वास्तव में ढाल तो टेन थीटा होता है। तो आपको तो यहां पर dy/dx अर्थात टेन थीटा ही बताना है। आपको टेन थीटा से थीटा निकालने की जरूरत नहीं है। जब कोण पूछा जाए तो वो काम करना है। मैंने कोण नहीं पूछा है, मैंने सिर्फ ढाल पूछा है। और ढाल का तात्पर्य या तो dy/dx होता है या फिर टेन थीटा होता है। ठीक है, तो क्या किया जाएगा, जो ये फलन दिया हुआ है इसका अवकलन किया जाएगा। तो यहां पर आप इसका अवकलन कर दोगे dy/dx। तो dy/dx क्या हो जाएगा? दो अपनी जगह, और cos x का अवकलन क्या हो गया? -sin x। और किस बिंदु पर ये ढाल ज्ञात करना है? तो आप कह देंगे कि सर ये dy/dx जो हमें ज्ञात करना है, ये x बराबर π/4 पर ज्ञात करना है। तो हम यहां से क्या करेंगे, हम लिख देंगे -2 sin, और x की जगह क्या लिख देंगे? π/4। तो कितना हो जाएगा? -2 अपनी जगह, और साइन π/4। π/4 कितना होता है? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पर π/4 कितना होता है? π/4 कितना होता है बेटा? पाई मतलब 180, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। तो यहां से π/4 रेडियन अगर लिखा है तो ये कितना हो जाएगा? 180/4 मतलब 45 डिग्री। और जो साइन 45 डिग्री है उसका मान होता है 1/√2। तो आंसर क्या आ जाएगा? -√2। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना? -√2। विश्वेंद्र का
अच्छा ठीक है, आ गया आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को भी? किसी भी ग्राफ का आ जाए अब ढाल, अब कोई बड़ी बात नहीं है। ग्राफ कोई भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, आपका प्रक्रिया सेम रहेगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से थोड़ी सी चीजों को ध्यान से सुनना। मैं कोशिश करूंगा प्रॉपरली समझाने की, कि जैसे यहां पर कोई फलन होता है, जैसे यहां पर कोई फलन होता है, जैसे मान लो y, कोई फलन है एफ एक्स, और जब इसका अवकलन आप यहां से करेंगे, तो अवकलन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब y का आपने अवकलन कर दिया x के सापेक्ष, तो जैसे अवकलन किया वो क्या आ गया, dy बाई डी एक्स, अर्थात dy बाई डी एक्स ही तो अवकलन है। और अब यहां से, अब इस dy बाई डी एक्स, अब यहां से इस dy बाई डी एक्स जिसको आप y डैश भी कहते हैं, ये क्या होता है, अब जो ये dy बाई डी एक्स है जिसको आप y डैश भी कहते हैं, ये क्या होता है, तो ये कुछ नहीं होता, अवकलन को ही, y के अवकलन को ही लिखने की प्रक्रिया है। मतलब dy बाई डी एक्स को ही y डैश आप यहां से लिख सकते हैं, तो यहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। आपको पता है y डैश dy बाई डी एक्स है, और वास्तव में ये होता क्या है, तो वास्तव में ये क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ये y का x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर होती है, या ये ढाल होता है, उस वक्र का ढाल होता है। बस एक शब्द में यहां पर ऐड करना चाहूंगा, तात्क्षणिक। कि ये तात्क्षणिक ढाल या तात्क्षणिक दर होती है। अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। अब इस बात को आगे अगर अपन बढ़ाते हैं, तो आप यहां पर ध्यान से देखो कि यदि अब इस dy बाई डी एक्स का फिर से अवकलन किया जाए, dy बाई डी एक्स का फिर से अवकलन अगर यहां पर किया जाए, तो इस स्थिति में क्या करना है, सुनिएगा। इस स्थिति में आपको इस dy बाई डी एक्स का अवकलन करना है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। मतलब सुनना, मैं अपने हिसाब से लिखता हूं ताकि आपको जब मैं लिखूंगा तो ज्यादा बेटर याद रहेगा। तो मैंने यहां से लिखा कि ये आपको x के सापेक्ष इस पूरे dy बाई डी एक्स का अवकलन करना है। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर इस हर में इस दोबारा अवकलन को, दोबारा अवकलन को कुछ इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, जिसको लिखा जाता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब यह है d2y का मतलब क्या है, इसको d क्या पढ़ते हैं, ध्यान से समझ लो, d2y, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। इसको ऐसा कैसे ही पढ़ते हैं, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। इसका तात्पर्य क्या हो जाता है, इसका तात्पर्य हो जाता है दो बार किया गया अवकलन, दो बार किया गया अवकलन। या यूं कह दो, या यूं कह दो कि ये y डैश का ही तो अवकलन है, या यूं कह दो कि ये y डैश का ही तो अवकलन है। अरे ये रहा y डैश, y डैश का ही तो हमने दोबारा अवकलन किया है। तो y डैश का जब दोबारा अवकलन किया तो ये क्या बन गया, y डबल डैश बन गया। तो ये वास्तव में किसके परिवर्तन की दर है, तो आप देखोगे ये y डैश के परिवर्तन की दर है। ये किसका ढाल है, ये y डैश और x का ढाल है, क्योंकि पहले ये सारे काम आपने y के लिए अवकलन करके किए थे, तो ये y और x वक्र का ढाल था।
अभी ये y डैश का किया गया अवकलन है, तो ये y डैश और x का ढाल है, मतलब ये ढाल का भी ढाल है। बेटा y डैश वास्तव में क्या है? y डैश वास्तव में क्या है? ढाल। तो ये क्या हो जाएगा? ढाल का भी ढाल हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या गणित चल रही है, थोड़ा सा खुल के बताओ। अब मैं खुल के बताता हूं, सुन लीजिएगा। क्या है कि प्रकृति में जब हम यहां पर फिजिक्स पढ़ेंगे और फिजिक्स पढ़ेंगे तो इन सब नियमों की हमें जरूरत पड़ेगी। कैसे? कि हम जानते हैं जब कोई कण चलता है, चलता है तो वो इस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। तो एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है तो उसका निर्देशांक x1 से x2 परिवर्तित होता है। तो उस स्थिति में हमें क्या समझ में आता है कि इसकी कोई स्थिति है x, और ये स्थिति x लगातार बदल रही है। किसकी वजह से? कि इसका कुछ वेग है, इस वेग की वजह से ये स्थिति बदल रही है। तो यहां पर अब हमारे लिए संबंध क्या निकल कर आते हैं कि जब स्थिति x का अवकलन किया जाता है तो वेग प्राप्त होता है, और जब इस वेग का पुनः अवकलन किया जाता है, जब इस वेग का पुनः अवकलन किया जाता है तो त्वरण प्राप्त होता है। अब आप कहेंगे कि सर ये स्थिति क्या है, वेग क्या है? तो बेटा ये धीरे समय के साथ हम धीरे धीरे सीख जाएंगे। फिलहाल जितना भी अपने को समझ में आ रहा है उसको आप यहां पर ज्ञात कीजिए कि यहाँ पे x कोई स्थिति है, किसी कण की स्थिति है। जब उसका अवकलन किया जाता है तो उस कण का वेग प्राप्त होता है, और जब उसका फिर से अवकलन किया जाता है, यानी दूसरी बार जब अवकलन किया जाता है, उसको आप क्या लिख सकते हैं? dv/dt लिख सकते हैं, या इसी को क्या भी लिख सकते हैं? d2x/dt स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो हमें राशि प्राप्त होती है, ये त्वरण प्राप्त होता है। तो यही चीज है, इसको मैं एक बार यहां पर दोबारा से बताना चाहता हूं कि कहां पर हम यूज करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आप यहां पर देखिएगा। ये जो सारी चीजें हैं जो मैंने लिखी है कि x है, x का अवकलन करेंगे तो वेग आ जाएगा, वेग का फिर से अवकलन करेंगे तो त्वरण आ जाएगा। अवकलन किया है x का, अर्थात यहां से क्या लिखना पड़ेगा? dx/dt लिखना पड़ेगा, और उस dx/dt को करने पर अपने को क्या मिला? वेग। अब मैंने देखो यहां पर नीचे छोटा सा तात्क्षणिक लिखा हुआ है, मैंने यहां पर छोटा सा तात्क्षणिक लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये dx/dt है, और हमेशा जो ये dx/dt या dy/dx या इस तरीके से d लिखा जाता है तो वो हमें क्या देते हैं? तात्क्षणिक परिवर्तन की दर देते हैं। तो तात्क्षणिक में घबराना नहीं है। तात्क्षणिक का मतलब उस बिंदु विशेष पर, और उस बिंदु विशेष पर तो हम यहां से उसको स्मॉल डी से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से हमने यहां पर यह भी कहा कि जब मैं वेग का पुनः अवकलन करूंगा तो मुझे त्वरण मिलेगा, और उसी चीज को मैं x का द्वितीय अवकलज भी, इसको बेटा इस वाली राशि को द्वितीय अवकलज भी पढ़ा जाता है। किसका द्वितीय अवकलज? किसका दो बार अवकलन करना पड़ा? x का। समझ रहे? किसका दो बार अवकलन करना पड़ा? x का। तब जाके क्या मिला? त्वरण। मतलब अगर वेग हो तो वेग का कितनी बार अवकलन करेंगे कि त्वरण मिलेगा? तो आपका जवाब होगा वेग का तो एक ही बार अवकलन करो, त्वरण आ जाएगा। पर अगर आपसे पूछा जाए कि x स्थिति जो है, स्थिति से वेग निकालने के लिए कितनी बार अवकलन करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे एक बार। स्थिति से वेग निकालना है तो त्वरण अवकलन कितनी बार करना पड़ेगा? एक बार। पर अगर स्थिति से त्वरण पे जाना है तो दो बार अवकलन आपको करना ही पड़ेगा। अब मैं छोटी छोटी सी जो और बातें दो है उनको यहां पर बता देता हूं कि कभी तात्क्षणिक ना पूछकर आपसे औसत चाल पूछ ली जाए तो धोखा मत खाना। आप पहले ये देख लो कि चाल
यानी वेग जो होता है वो होता क्या है, तो आप कहेंगे यहां पर वेग dx बाई dt होता है। वेग dx बाई dt होता है कि नहीं होता है। पर अगर औसत पूछ लिया जाए तो औसत की स्थिति में d का इस्तेमाल ना करके किसका इस्तेमाल किया जाएगा, डेल्टा का इस्तेमाल किया जाएगा। कि अगर तात्क्षणिक के बजाय औसत पूछ लिया जाए तो d का इस्तेमाल ना करके डेल्टा का इस्तेमाल कर लिया जाएगा। और डेल्टा x का मतलब आप जानते हैं x2 माइनस x1, और डेल्टा t का मतलब भी आप जानते हैं t2 माइनस t1। इसी प्रकार से औसत त्वरण के लिए आप जानते हैं कि औसत त्वरण जो हो जाएगा, कि अगर तात्क्षणिक त्वरण होता तो dv बाई dt लिखते ना, तात्क्षणिक त्वरण होता तो dv बाई dt लिखा जाता, पर औसत त्वरण है तो d नहीं, यहां पर डेल्टा v बाई डेल्टा t लिखा जाएगा। और डेल्टा v का मतलब क्या है यहां पर, v2 माइनस v1, और डेल्टा t का मतलब क्या है, t2 माइनस t1। देख लो आप आराम से तसल्ली से इसको, आराम से तसल्ली से जी भर के इसको देख लो। ठीक है, देख लिया। तो यहां से एक छोटा सा सवाल है, आप इसको सॉल्व करो। आप इस सवाल को हल करो। वेग का फलन कितना आ जाएगा, तो वेग ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, तो आप कहेंगे वेग ज्ञात करने के लिए x का एक बार अवकलन किया जाता है, dx बाई dt। तो जैसे ही एक बार अवकलन करेंगे क्या आ जाएगा बेटा, x का एक बार अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2t+4, 2t+4। इकाई क्या हो जाएगी इसकी, मीटर प्रति सेकंड, है ना। इकाई क्या हो जाएगी इसकी, मीटर प्रति सेकंड। अब जो ये वेग आ चुका है, या जो ये dx बाई dt आ चुका है, इसको फिर से अवकलन करना है। मतलब त्वरण अगर निकालना है तो d2 बाई dx कह, dx dt स्क्वायर कह लो, या इसी को dv बाई dt कह लो, यानी कुल मिलाकर एक बार और अवकलन करना है। तो 2t+4 का अवकलन करो बेटा, 2t+4 का अवकलन करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2, और क्या आ जाएगा यहां से, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। आरुष चौधरी बेटा, आनंद रघु का कहना है एक्स से करे तो, एक्स से ही तो किया है बेटा, एक्स से ही तो किया है, एक्स का दो बार अवकलन ही तो किया है, एक्स से ही किया है, एक्स का एक बार अवकलन और फिर उसका एक और बार अवकलन। तो जब एक और बार अवकलन किया तो आंसर कितना आ गया, 2। हाँ जी बेटा,
अच्छा सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक हो गई। एक चीज मैंने यहाँ पे गलती से लिख दी। मीटर ये प्रति सेकंड स्क्वायर, यूनिट गलती से मैंने यहां पर लिख दी। हाँ जी हाँ जी, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, बेशक। आस्था अवस्थी का कहना है कि सर यहाँ अवकलन का क्या मतलब होता है? अवकलन का क्या मतलब होता है? परिवर्तन की दर। यहां अवकलन का मतलब परिवर्तन की दर होता है। इसका मतलब यह है कि जब वेग की परिभाषा पूछी जाए, इसका मतलब यह होता है कि जब वेग की परिभाषा पूछी जाए तो वेग की परिभाषा होती है स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। इसी प्रकार से त्वरण की परिभाषा क्या होगी कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सेकंड को समझाऊं? सेकंड को ये लो, ये बेटा, ये समझा दिया सेकंड को, ठीक है? सेकंड को समझा दिया मैंने कि त्वरण बराबर डीवी बाई डी टी, और जो वेग है उसका समय के सापेक्ष अवकलन किया तो आंसर 2। अभी आ गया समझ में? हाँ जी, सब लोग लिख ले, सब लोग यहां से लिख ले। वेग बराबर स्थिति में परिवर्तन की दर, अर्थात dx बाई डी टी, और यहां पर त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर, अर्थात dv बाई डी टी। ठीक है? चलिए, तो यहां से एक सवाल और आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करो। सबसे पहले वेग अपन यहां पर अगर ज्ञात करें तो जो वेग का फलन होगा वो कैसे निकाला जाएगा? dx बाई डी टी करके। तो कितना आ जाएगा? 4t प्लस 3 आ जाएगा ना? तो ये तो किसी क्षण t पर है। अब अगर अपने को वो क्षण विशेष दे दिया, मतलब वेग अपने से पूछ लिया t बराबर 2 पर, तो अपने को वेग के फलन में क्या रखना पड़ेगा बेटा? 4t प्लस 3। यहां तक की तो बात समझ में आ गई। पर अगर ये वेग अपने से t बराबर 2 पर पूछ लिया तो अपने को वेग के फलन में t का मान कितना रखना पड़ेगा? 2। तो इस वेग के पद में
टी का मान 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 4, टी का मान 2 + 3, तो कितना आ जाएगा वेग उस क्षण पर 11 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, इसमें तीसरे सवाल में एक और चीज यहां पर मिक्स करके पूछ ली कि आपको वेग तो बताना है पर आपको औसत वेग बताना है। और जो औसत वेग होता है उसका फॉर्मूला हमने क्या कहा कि यहां पर गलती से भी dx/dt मत लगा देना। औसत वेग में आप लिखोगे Δx/Δt। औसत वेग में आप लिखोगे Δx/Δt। अब ये Δx क्या होता है तो आप जानते हैं, एक बड़ा परिवर्तन, मतलब x2 - x1 अपॉन t2 - t1। अब संकट है इस तीसरे वाले क्वेश्चन में, थोड़ी सी दिक्कत है। इस तीसरे वाले क्वेश्चन में तकलीफ है, और तकलीफ है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा ये ध्यान से देखो। तकलीफ है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा ये ध्यान से देखो। आपको किन दो क्षणों के बीच में किस अंतराल में औसत वेग निकालना है। तो आप कहेंगे कि T1 अपना है 0 और T2 अपना है 3, दिया हुआ है सवाल में। T1 है 0 से और T2 है 3 सेकंड के अंतराल में अपने को औसत वेग निकालना है। अब मुद्दा क्या है कि x1 x2 क्या है, तो आप कहेंगे कि T1 समय T1 पर आपकी स्थिति को x1 कहा जाएगा और समय T2 पर आपकी स्थिति को x2 कहा जाएगा। समय T1 पर आपकी स्थिति को x1 कहा जाएगा और समय T2 पर आपकी इस नई स्थिति को x2 कहा जाएगा। तो समय T1 पर स्थिति, समय T1 0 है, तो T बराबर 0 पर x कितना है, तो ये आ जाओ यहां पर इस समीकरण के पास, जो सबसे पहली समीकरण है। इसमें t का मान रखना है 0 और x का मान निकालना है। बताओ फटाफट, t का मान 0 रखकर x बताओ। आंसर आगे होंगे, ठीक है, बढ़िया बात है, पर t का मान 0 रखकर x की वैल्यू बताओ। तो आप कहोगे t का मान 0 रखने पर x बचेगा सिर्फ 5। तो आप यहां से कह देंगे t का मान 0 रखकर जो x1 आया है ये आया है 5। इसी तरीके से t का मान 3 रखकर x2 निकालो। इसी तरीके से t का मान 3 रखो, t का मान 3 रखो और x2 निकालो। t का मान 3 रखो और x2 निकालो, तो जैसे 3 रखोगे 3 का स्क्वायर 9 × 2 18, और 3 × 3 9, 18 और 9 27, 27 और 5 32, 27 और 5 32 है ना। तो अपन ने जैसे ही यहां पर t बराबर 3 रखा तो t बराबर 3 पर स्थिति x2 कितनी आ गई, 32 आ गई। अब इस फॉर्मूले में अपन मान रखेंगे, तो औसत वेग के फॉर्मूले में x2 की जगह अपन ने रखा 32 माइनस x1 की जगह रखा 5 बटे T2 की जगह अपन ने रखा 3 माइनस 0। तो ये कितना आ जाएगा, 27/3 आ जाएगा, और 27/3 कितना हो जाएगा, 9 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, वेग का समय के साथ जो फलन है वो कौन सा है। वेग का समय के साथ जो फलन है वो कौन सा है। तो आप कहेंगे कि सर वेग का समय के साथ फलन ये रहा। समझ रहे हैं, मतलब वेग और टी के मध्य जो संबंध है वो वेग और टी के मध्य संबंध ये रहा, 4t+3, 4t+3 है ना। नेत्रापाल, आनंद, रघु, सक्षम, बेनीवाल, तीनों के बिल्कुल सही आंसर है। मेरा सवाल था कि वेग का समय के साथ संबंध कौन सा है, तो आपने कहा 4t+3।
अब अगर मुझे त्वरण निकालना है तो त्वरण निकालना है तो उस फलन का क्या करना पड़ेगा, अवकलन। तो जैसे ही अपन 4t+3 वाले फलन का अवकलन करेंगे तो उसका अवकलन करने पर क्या आ जाएगा, 4, और यहां से इकाई क्या हो जाएगी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अपना त्वरण आ गया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऐसे कई सारे सवाल होंगे, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, ऐसे अपने को 20 नहीं कम से कम 40-50 सवाल करने होंगे। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है और यहां पर और ज्यादा, इससे ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो जस्ट ट्राई टू रिवाइज दीज कॉन्सेप्ट्स। आपको यहां तक की बातें समझ में आएंगी, यहां तक की बातें। आज बहुत कम कंटेंट मैंने कवर किया है, आगे जो ये उच्चिष्ट निम्निष्ट है ये अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है, और बात सिर्फ इतनी सी आपको ध्यान रखनी है कि जो होमवर्क के लिए जो 15 क्वेश्चन मैंने दिए हैं वो जरूर ट्राई करें। इन 15 क्वेश्चंस के जो आंसर रहेंगे, ये आंसर मंडे को आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो तकलीफ आएगी नहीं, इतना तो पूरा विश्वास है कि आपको कोई तकलीफ वैसे आएगी नहीं। आप आराम से अपने हिसाब से कर लीजिए, कल के टेस्ट की इतनी ज्यादा टेंशन होगी नहीं। आप तो नॉर्मल नॉर्मल अपना जैसे पढ़ते हो वैसे पढ़ लो। होमवर्क जो मैंने अपलोड किया है वो होमवर्क जरूर आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। होमवर्क जरूर आप ट्राई कर लीजिएगा, और नहीं किया है तो मैं अभी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आई होप शायद मैंने कर दिया अपलोड। चेन और पावर चेन में क्या डिफरेंस है, आप एक बार जाके देखो बेटा, कल के हैंडआउट में चेन वाले सवालों को करके देखना और पावर चेन वाले सवालों को करके देखना। पावर चेन वाले जो सवाल होते हैं उनमें पूरे फलन पे पावर होती है, जैसे साइन क्यूब एक्स, जैसे 3x+5 पावर 5, तो वहां पे घात रहेगी, किसी भी पद पर घात रहेगी। जबकि चेन रूल में क्या रहता है कि जैसे साइन एक्स है तो एक्स की जगह कुछ और मिल जाएगा, या लॉग एक्स है तो एक्स की जगह कुछ और मिल जाएगा। ठीक है बात। तो जो अपन ने यहां पर क्वेश्चन आपको दिए हैं, जो रेस वाले भी क्वेश्चन अपन ने दिए हैं, हाँ जी बेटा, जो एलन से जो बुक्स मिली है उसी में ये जो पेज नंबर में होमवर्क में लिखा हूं, ये पेज नंबर एग्जैक्टली वही है जो एलन से आपको मिली हुई बुक्स है। रेस के एक दो आंसर गलत दे रखे हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए थैंक यू, मैं यहां तक के हैंडआउट अपलोड करता हूं। फिलहाल के लिए थैंक यू। खुच पुच खुच पुच।